मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं विकास वर्मा अपने यूट्यूब चैनल द आर्ट टर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो स्ट्रक्चर है जो कि आपके डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप के 4th सेमेस्टर में आने वाला सब्जेक्ट है। तो उस सब्जेक्ट मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो उसमें लेक्चर 1 मैंने कंप्लीट किया था। आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे मेरे। तो आज मैं स्ट्रक्चर ए, जिसे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपके डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप के 4th सेमेस्टर में आने वाला सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे। तो दोस्तों, लेक्चर नंबर 2 जो है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर द आर्ट टर्म सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि मैंने डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंट से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करके रखे हैं। तो आप जाइए, विज़िट कीजिए। कुछ फंडामेंटल रह गए थे, तो दोस्तों कुछ फंडामेंटल हैं हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो प्रतिबल क्या होता है, जिसे हम स्ट्रेस बोलते हैं। प्रतिबल, जब किसी पदार्थ पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो पदार्थ के अणुओं द्वारा बाहरी बल के विरोध में जो आंतरिक विरोधी बल उत्पन्न किया जाता है उसे प्रतिबल कहते हैं। अब प्रतिबल क्या होता है, जैसे कि आप अगर खड़ी मोटरसाइकिल है, खड़ी मोटरसाइकिल में अगर आप धक्का मारोगे तो वो चल पड़ेगी। तो आपने जो बल लगाया और आपकी जो गाड़ी में कुछ हलचल हुई, उसे ही प्रतिबल बोलते हैं। ओके दोस्तों, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल को प्रतिबल कहते हैं। ओके दोस्तों, तो जैसे कि ये फिगर देख, ये जो फिगर है, अब हमने इसमें दोनों तरफ से फोर्स, एक ये फोर्स और एक ये फोर्स लगाया हमने, तो ये बीच से टूट गया, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो हमने दोनों तरफ से फोर्स लगाया और बीच से टूट गया, तो ये जो विकृति हुई या फिर जो भी ये बल हुआ, ठीक है, तो ये आपका प्रतिबल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, प्रतिबल जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा इक्वल टू एफ अपॉन ए, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, न्यूटन इंटू पर मीटर स्क्वायर या पास्कल भी बोल सकते हैं। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये कुछ चीज़ें दे रखी हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मेगा पास्कल क्या होता है, गीगा पास्कल क्या होता है। अब बात करते हैं एम के एस यूनिट। एम के यूनिट जो होती है वो आपका होता है के जी अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायमेंशन विमा क्या होती है इसकी, सिग्मा इक्वल टू एफ अपॉन ए। अगर हम इसको निकालेंगे तो एम एल -1 टी -2, ये आपके पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसकी क्वांटिटी या राशि क्या होगी, वो टेंसर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में। प्रतिबलों के प्रकार। प्रतिबल निम्न प्रकार के होते हैं। एक, तनाव प्रतिबल या फिर टेंसाइल स्ट्रेस, संपीड़न प्रतिबल, कंप्रेसिव स्ट्रेस, कर्तन या अपरूपण प्रतिबल या फिर शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस सीधा प्रतिबल, बेंडिंग स्ट्रेस या नमन प्रतिबल। अब बात करते हैं कि तनाव प्रतिबल क्या होता है। जब वस्तु पर तनाव बल लगाकर उसे खींचा जाता है तो इस तनाव बल के विरोध में उत्पन्न प्रतिबल को तनाव प्रतिबल कहते हैं। तनाव प्रतिबल को सिग्मा टी से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला हो जाता है सिग्मा टी इक्वल टू टी अपॉन ए। टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू टेंसाइल फोर्स अपॉन एरिया। अब बात करते हैं संपीड़न प्रतिबल की। कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी कि जब वस्तु पर संपीड़न बल लगाकर उसे दबाया जाता है तो इस संपीड़न बल के विरोध में उत्पन्न प्रतिबल को संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। इसे हम सिग्मा सी से डिनोट करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेस इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स अपॉन एरिया, सिग्मा सी इक्वल टू सी अपॉन ए। आप जरा इसमें समझने का प्रयास कीजिएगा कि टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस होता क्या है। इसमें आप क्या करते हो, आप खींचते हो तनाव में, मतलब कि खींचना, और संपीड़न मतलब कि कंप्रेस मतलब दबाना। ठीक है, अब बात करते हैं कर्तन या अपरूपण प्रतिबल। शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस दोस्तों क्या होता है, जब वस्तु पर कर्तन बल लगाया जाता है तो
इस कर्तन बल के विरोध में उत्पन्न प्रतिबल को कर्तन प्रतिबल कहते हैं। अगर कोई वस्तु पर हम कर्तन बल लगाते हैं तो इसके विरोध में उत्पन्न प्रतिबल को, मतलब अगर आपने किसी भी वस्तु पर कर्तन बल लगाया और इसके विपरीत या इसके विरोध में जो प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, ठीक है, इसे हम कर्तन या अपरूपण बल कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, शियर स्ट्रेस इक्वल टू शियर फोर्स अपॉन एरिया होता है। इसे सिग्मा एस टाउ या क्यू से डिनोट करते हैं। शियर स्ट्रेस इक्वल टू शियर फोर्स अपॉन एरिया। तो आप देख सकते हैं ये आपका जो है कर्तन या अपरूपण प्रतिबल शियर स्ट्रेस, आपका ये जो आपके रिवेट होते हैं, जैसे कि आपका कोई मान लेते हैं कि ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, ठीक है, यहाँ पर आपका लगा हुआ है आपका रिवेट। अब ये इधर खींची जा रही है और ये इधर खींची जा रही है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या निकला, ये इधर चली गई और ये वाली इधर चली गई, तो बीच से ये क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, यहाँ से ये टूट जाता है। तो मतलब कि आपने बल इधर लगाया और ये बल इधर लगाया और रिजल्ट क्या निकला, ये बीच से टूट गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कर्तन या अपरूपण प्रतिबल। ओके दोस्तों, जैसे कि ये फिगर में शो करके रखा हुआ है, शियर फोर्स, स्पर्शरेखी बल किस तरीके से क्या होता है, ये सब देख सकते हैं आप लोग। अब बात करते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस की। सीधा प्रतिबल, अच्छी तनाव एवं अच्छी संपीड़न भार, जिसे सीधे बार लोड कहते हैं। जब किसी वस्तु पर डायरेक्ट लोड कार्य करते हैं तो इसका विरोध करने के लिए जो प्रतिबल उत्पन्न होते हैं उन्हें डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। आप जरा इसकी लैंग्वेज को समझना, जैसे कि जब किसी वस्तु पर डायरेक्ट लोड कार्य करता है, मतलब कि जब कोई वस्तु पर डायरेक्ट लोड कार्य कर रहा है, ठीक है, और तो इनका विरोध करने के लिए, मतलब जो उसके ऊपर डायरेक्ट लोड कार्य कर रहा है और उसका विरोध करने के लिए जो प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, मतलब कि सपोज दैट आपकी कोई वस्तु है, वस्तु के ऊपर आप खड़े हो, ठीक है, अगर कोई बंदा है उस वस्तु को एकदम खींच लेता है, तो आप वस्तु आगे बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन आप उसके ऊपर खड़े हो तो एकदम गिर जाओगे। तो जो ये वर्क होगा आपका सीधा प्रतिबल होगा, जो हमारा आप में और वस्तु के बीच में जो प्रतिबल कार्य किया है उसे हम सीधा प्रतिबल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट स्ट्रेस जो होता है वो होता है डायरेक्ट लोड अपॉन एरिया, इसे सिग्मा डी से डिनोट करते हैं। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं बेंडिंग स्ट्रेस की, नमन प्रतिबल की। जब किसी बीम की अक्ष के लंबवत भार कार्य करता है तो इसे अनुप्रस्थ भार या ट्रांसवर्स लोड कहते हैं। इन ट्रांसवर्स लोड के कारण बीम का झुकाव या नमन होता है। इसका विरोध करने के लिए बीम के अंदर जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसे बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। और जब किसी कॉलम या उत्केंद्रित भार कार्य करता है तो कॉलम का झुकाव होता है, जिसे डायरेक्ट एवं बेंडिंग दोनों स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं। इसे हम सिग्मा मैक्स से डिनोट करते हैं या फिर सिग्मा डी से डिनोट करते हैं। सिग्मा डी इक्वल टू एम वाई अपॉन आई, एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। इसको आप बढ़िया तरीके से नोट डाउन करके रख लीजिए, कैसे क्या इसका वो आता है, डेरिवेशन वगैरह आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों। ओके, अब जरा इसकी थ्योरी को समझने का प्रयास करना। ठीक है, थ्योरी क्या कह रहा है कि बेंडिंग स्ट्रेस की थ्योरी है क्या, कि अगर आपकी कोई बीम है, ठीक है, लंबवत, इसकी लंबाई के लंबवत कोई अगर लोड पड़ रहा है दोस्तों, ठीक है, ये पी लोड मान लेते हैं, तो ये बेंड हो जाएगी। ठीक है, ये जो बीम है आपकी बेंड हो जाएगी, तो ये कह रही है। अब दूसरा आपका कंडीशन क्या हो सकती है कि जो हमारा कॉलम है, ठीक है, कॉलम है, इसके ऊपर से लोड पड़ रहा है पी, ठीक है। अब क्या होगा, लोड पड़ने पर ये जो कॉलम है बेंड हो जाएगा इस तरीके से। तो ये एक बीम पे कंडीशन लागू होती है और एक कॉलम पे दोस्तों। ठीक है, आशा है आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो इसको हम हटा लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे विकृति के बारे में। स्ट्रेन होता क्या है, जब हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, बॉडी ले लीजिए या स्ट्रक्चर ले लीजिए, तो उस फोर्स के कारण बॉडी की शेप एवं साइज चेंज हो जाती है। माप में परिवर्तन तथा वास्तविक माप के अनुपात में स्ट्रेन विकृति कहते हैं। अब सिंपल सी बात है कि अगर हम कोई ये है वस्तु है, ठीक है, ये अपने स्थान पे रखी हुई है, अगर हम इस पर कोई फोर्स P लगाते हैं,
ठीक है। तो ये क्या होगी, अपने स्थान से खिसक जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विकृति। सिंपल सा, कोई इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। बस अब आपने सिंपल सी 4 व्हीलर गाड़ी आपकी खड़ी है, आपने धक्का मारा, वो आगे खिसक गई, तो क्या हो गया, ये विकृति हो गई। ओके दोस्तों, अब ये विकृति होती क्या है, विकृति चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। विकृति इक्वल टू माप में परिवर्तन अपॉन वास्तविक माप। कुछ फंडामेंटल्स हैं जिनको आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने से पहले कुछ फंडामेंटल है या छोटे छोटे चीज़ें हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको नहीं समझ पाओगे तो आगे के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। लगा लो। अब बात करते हैं विकृति को हम लोग डिनोट करते हैं इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल से। अब बात करते हैं स्टैंड के टाइप ऑफ स्टैंड क्या होते हैं, विकृति के प्रकार होते क्या हैं। नंबर 1 पे आपका आता है लॉन्गिट्यूडनल स्टैंड या अनुदैर्ध्य विकृति, पार्श्व विकृति या लेटरल स्टैंड या कर्तन विकृति, शियर स्टैंड या वॉल्यूमेट्रिक स्टैंड या आयतन विकृति। ओके, अब बात करते हैं कि अनुदैर्ध्य विकृति होती क्या है। लॉन्गिट्यूडनल स्टैंड होता क्या है, जब किसी वस्तु पर अक्षीय भार या बल लगाया जाता है तो उस वस्तु की लंबाई में परिवर्तन तथा वास्तविक लंबाई के अनुपात को लॉन्गिट्यूडनल स्टैंड कहते हैं, मतलब अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। अब जरा इसकी भाषा पे समझने का प्रयास करना कि क्या कह रहा है। जब किसी वस्तु पर अक्षीय भार या बल लगाया जाता है तो उस वस्तु की लंबाई में परिवर्तन तथा वास्तविक लंबाई के अनुपात को लॉन्गिट्यूडनल स्टैंड कहते हैं या फिर अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति इक्वल टू लंबाई में परिवर्तन अपॉन वास्तविक लंबाई। ओके, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एक वस्तु है, ठीक है, क्या कह रहा है, उस वस्तु की लंबाई, कोई वस्तु 10 मीटर की है, ठीक है, उसके बाद आपने बल लगाया और उसकी वास्तविक लंबाई जो है वो थोड़ी घट गई या बढ़ गई, तो वास्तविक लंबाई और जो आपकी डायमेंशन में परिवर्तन हुआ है उसकी अनुपात को आप अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा है फंडा। ठीक है, तो इसे हम ई लॉन्ग से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है ई लॉन्ग इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। ओके दोस्तों, कुछ नोट है इसमें, जरूर समझ लीजिएगा, इन सब चीज़ों को पढ़ते रहिएगा। एक्सियल टेंशन एवं कंप्रेशन फोर्स को डायरेक्ट लोड भी कहते हैं, इसलिए इसके कारण उत्पन्न स्ट्रेन को डायरेक्ट स्ट्रेन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लेटरल स्ट्रेन या पार्श्व विकृति क्या होती है। जब किसी वस्तु पर लगे बल की दिशा के लंबवत व्यास में परिवर्तन तथा वास्तविक व्यास के अनुपात को लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। वस्तु पर लगे बल की दिशा के लंबवत व्यास में परिवर्तन, अब बात और आ रही है, उसमें क्या बात हो रही थी, लंबाई की, अब बात हो रही है इसमें व्यास की। ठीक है, अब इसको समझने का प्रयास करना दोस्तों। जैसे कि कोई आपका ये कॉलम है, ठीक है, कि अब इसके लंबवत कोई भार ऊपर से आ रहा है, ठीक है, तो इसके व्यास डी, कैपिटल डी मान लेते हैं, व्यास डी में कुछ परिवर्तन होता है। मतलब कि अगर हम इसको देखें तो कुछ इस तरीके से हो जाए या फिर इस तरीके से इस तरीके फैल जाए। ठीक है, तो हम इसे पार्श्व विकृति के नाम से जानते हैं। ओके, कुछ समझने का प्रयास, मतलब कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास आप लोगों को मैं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके कर दीजिएगा कि समझ यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझा दूँगा। ओके, अब बात करते हैं कर्तन विकृति के बारे में। शियर स्ट्रेन, किसी वस्तु पर लगे कर्तन बल के कारण उत्पन्न विकृति को कर्तन विकृति कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर कर्तन बल कार्य करता है तो इससे उत्पन्न कर्तन प्रतिबल टाउ तथा वस्तु के पदार्थ के कर्तन मापांक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैपिटल जी के अनुपात को कर्तन विकृति कहते हैं। कर्तन विकृति क्या होती है, जरा इसकी लैंग्वेज को फिर समझने का प्रयास करना। यदि किसी वस्तु पर कर्तन बल कार्य करता है, समझ लेते हैं कि आपके पड़ोस में कोई वस्तु रखी है, उस पर कर्तन बल कार्य कर रहा है, तो इससे उत्पन्न कर्तन प्रतिबल टाउ तथा वस्तु के पदार्थ के कर्तन मापांक के अनुपात को, मतलब कर्तन बल टाउ तथा पदार्थ के कर्तन मापांक के का जो रेशियो रहेगा या अनुपात रहेगा उसे बोलेंगे हम कर्तन विकृति। ओके दोस्तों, जो आपका कर्तन विकृति होगी उसे हम फाई से डिनोट करेंगे। फाई इक्वल टू टाउ अपॉन जी। ठीक है, तो इस तरीके से फिगर बनेगा इसका। ठीक है, अब बात कर रहे हैं आपका चौथी जो टाइप ऑफ विकृति है, वॉल्यूमेट्रिक
स्टैंड आयतन विकृति, किसी वस्तु पर लगे बलों के कारण वस्तु के आयतन में हुए परिवर्तन तथा वस्तु के वास्तविक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। सिंपल सा, अगर कोई वस्तु है जिसका आयतन 20 है और आपने उसके ऊपर कोई बल लगाया और उसके आयतन में चेंज हुआ, 20 से 21 हो गया, 21 से या 22 हो गया, उससे कम हो गया, तो उसके अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। ओके दोस्तों, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी पूछ लेता है आपसे हुक्का नियम। ठीक है, हुक्का नियम जो है मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है, आप भी बोर हो जाते हो। ठीक है, तो मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।